हेलो बच्चा पार्टी। मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी प्लेलिस्ट। तो हम लोगों ने डीएनए रिप्लिकेशन कल पढ़ रहा था। हाँ, डीएनए रिप्लिकेशन ही था, ठीक है। तो चलिए आज उससे आगे बढ़ते हैं, जिसमें मैं आज पढ़ाऊँगा आरएनए। ठीक, तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं आरएनए। ठीक, तो देखो आरएनए का पूरा नाम हम लोग लिखते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या लिख रहा है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए का पूरा नाम हम लोग क्या लिख रहे हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, अब सुनो, कह रहा है कि अगर कोई यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, या अगर कोई प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था बैक्टीरिया, और इस सेल में जो लिक्विड होगा उसको मैंने बोला था प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, ठीक। और यूकैरियोटिक सेल में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ह्यूमन सेल या एनिमल सेल, जिसमें होता है बीच में न्यूक्लियस। और इसमें जो डीएनए था वो था एक सर्कुलर डीएनए जिसे प्लाज्मिड कह रहे थे, और दूसरा जो सर्कुलर डीएनए था उसे हम लोग कह रहे थे न्यूक्लियाइड। और एनिमल सेल में जो डीएनए था उसे हम कह रहे थे लीनियर डीएनए या रेखीय डीएनए। देखो, इतना समझाने का या रिवाइज करने का रीज़न सिर्फ इतना है, मुझे ये समझाना है कि जो डीएनए होता है उससे बनता है आरएनए, ठीक। और यही हम लोगों को आज पढ़ना है। और आरएनए से बनता है प्रोटीन, ठीक। डीएनए से जो आरएनए बनता है उसके बनने की क्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, या इसी को हिंदी में कहते हैं अनुलेखन। और जो आरएनए से प्रोटीन बनता है इस क्रिया को कहते हैं ट्रांसलेशन, या इसे हिंदी में कहेंगे अनुवादन। तो डीएनए से जो आरएनए बनता है वो बनता है न्यूक्लियस में या केंद्रक में। और अगर न्यूक्लियस नहीं होगा, मतलब यूकैरियोटिक में डीएनए से आरएनए बनता है न्यूक्लियस में, और प्रोकैरियोटिक में डीएनए से आरएनए बनता है प्रोटोप्लाज्म में, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस है ही नहीं। और बनने के बाद न्यूक्लियस में छोटे छोटे छिद्र या न्यूक्लियोपोर या केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं। यहाँ पे इसे कह रहे हो न्यूक्लियोपोर, या इसी को कह रहे हो केंद्रक छिद्र, जिसकी सहायता से ये आरएनए बनने के बाद बाहर निकल कर आ जाता है कोशिका के कोशिका द्रव में या साइटोप्लाज्म में। और फिर साइटोप्लाज्म में आरएनए से बनता है प्रोटीन, या कोशिका द्रव में बनता है आरएनए से प्रोटीन। तो यूकैरियोटिक सेल होगा तो न्यूक्लियस में डीएनए से आरएनए बनेगा, उस क्रिया को कहोगे ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनेगा कोशिका के कोशिका द्रव्य में, इस क्रिया को कहोगे अनुवादन। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन हो या ट्रांसलेशन हो, या अनुलेखन हो या अनुवादन हो, या आरएनए के बनने की क्रिया हो या प्रोटीन के बनने की क्रिया, वो दोनों कहाँ होगा? प्रोटोप्लाज्म में। अब ये बात है कि जब डीएनए से आरएनए बनता है तो आरएनए बनते हैं 3 प्रकार के। एक बनता है एम आरएनए, एक बनता है टी आरएनए, और एक बनता है आर आरएनए। मैसेंजर आरएनए या संदेशवाहक आरएनए, ट्रांसफर आरएनए या स्थानांतरण आरएनए, राइबोसोमल आरएनए या आर आरएनए। तो मैं आज आप लोगों को जो समझाऊंगा वो समझाऊंगा एम आरएनए और आर आरएनए। टी आरएनए का मैं एक अकेले एक वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक। तो ये क्या है? एक यूकैरियोटिक सेल है जिसमें न्यूक्लियस है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। और इसी हिस्से में होगा क्या? ट्रांसक्रिप्शन तथा ट्रांसलेशन। जबकि यूकैरियोटिक सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाता है जिसके अंदर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को क्या कहोगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। और उसमें होता है क्या? डीएनए। कौन सा डीएनए? लीनियर डीएनए। और उसमें होता है ट्रांसक्रिप्शन, तो डीएनए से बनेगा आरएनए, और आरएनए बनने के बाद न्यूक्लियोपोर की सहायता से आ जाएगा कोशिका के कोशिका द्रव्य में या साइटोप्लाज्म में,
और आरएनए में होगा ट्रांसलेशन की क्रिया, तो आरएनए से बनेगा प्रोटीन। और ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया में जब डीएनए से आरएनए बनते हैं तो ये आरएनए 3 प्रकार के बनते हैं, जिसे एमआरएनए, टीआरएनए तथा आरआरएनए कहते हैं। ठीक है ना। चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ और फिर शुरू करूँगा सीधे आरआरएनए। ठीक, चलो ये हो गया साफ। देखो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ क्या, आरआरएनए। कुछ चीज़ इसके बारे में मैं पहले लिख दे रहा हूँ, फिर इसको समझा रहा हूँ। जैसे कह रहा है कि पहला क्या है, पहले मैं लिख रहा हूँ आरआरएनए, या पूरा नाम है इसका राइबोसोमल आरएनए। ठीक, दूसरा ये प्रोकैरियोटिक अगर सेल की बात की जाए, जैसे कि अभी मैं लिख रहा था प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल में इसकी संख्या होती है 15 से 17,000 और यूकैरियोटिक में इसकी संख्या लाखों में होती है। ठीक, दूसरी चीज़, इस राइबोसोम को मेज़र करने के लिए कुछ यूनिट उपयोग किया जाता है, जिसे हम सेवर्ड बर्ग यूनिट कहते हैं। ठीक है ना, वो उसमें मैं बाद में आता हूँ। देखो अब मैं सबसे पहले क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, आरआरएनए। तो इसमें समझाने से पहले मैं आपको एक संरचना बनाना चाहूँगा जिसको कहेंगे राइबोसोम। राइबोसोम, तो राइबोसोम 2 प्रकार का होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम होता है उसको कहते हैं 70S, इस यस पे मैं अभी बाद में आ रहा हूँ, राइबोसोम। और जो यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम होता है उसको हम कहते हैं 80S राइबोसोम। अब ये 70S और 80S का कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझाने की बात करो। अभी मैं लिख रहा हूँ राइबोसोम कौन सा, प्रोकैरियोटिक सेल वाला, जिसको मैं कह रहा हूँ 70S राइबोसोम। ठीक, तो 70S राइबोसोम 2 यूनिट से मिलकर बना होता है, एक होता है स्मॉलर यूनिट और एक होता है लार्जर यूनिट। ठीक है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, स्मॉलर यूनिट, और इसको मैं कह रहा हूँ लार्जर यूनिट। ठीक, और स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट एक दूसरे से अगर पूछेगा किसकी सहायता से जुड़ा होता है, तो मैग्नीशियम आयन की सहायता से। यदि इस स्मॉलर और लार्जर यूनिट के बीच से मैं मैग्नीशियम आयन को बाहर निकाल दूं, तो ये दोनों भाग एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, जिसके बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये डिवाइड होता है 3 पार्ट में। पहले को कहते हो हेड, दूसरे को कहते हो प्लेट, और तीसरे को कहते हैं बेस। और जबकि लार्जर यूनिट 2 पार्ट में डिवाइड होता है, इसको कहते हो स्टॉक, इसको कहते हैं वैली। वैली मतलब फूला हुआ, स्टॉक मतलब डंडी के समान संरचना। तो जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है उसको कहते हैं हम लोग क्या, 70S राइबोसोम। ठीक, और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो 2 यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसे 70S और स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट कहते हैं। यह स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट एक दूसरे से मैग्नीशियम आयन की सहायता से जुड़े होते हैं। यदि इनमें से मैग्नीशियम आयन को बाहर निकाल दिया जाए तो जो स्मॉलर यूनिट होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसे हेड, प्लेट और बेस कहते हैं। जबकि लार्जर यूनिट 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसे स्टॉक और वैली कहते हैं। अब कह रहा है कि जो इसका स्मॉलर यूनिट है वो होता है 30S का, और जो लार्जर यूनिट होता है वो होता है 50S का। और ये भी कितने का है, 30S का, और ये 50S का। पर 30 और 50 को अगर जोड़ा जाए तो वो क्या हो जाएगा, 80S। जबकि प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम है वो क्या है, 70S राइबोसोम। तो जब 30S यूनिट या लार्जर यूनिट और स्मॉलर यूनिट आपस में जुड़ते हैं तो इसका कुछ हिस्सा इसके अंदर चला जाता है, तो नीचे बचता है कितना, 40S। तो 40 और 30 मिलकर कितने हो जाते हैं, 70S, क्योंकि ये इतना हिस्सा इसके अंदर चला जाएगा। और जबकि अगर हम यही बात करें किसका, यूकैरियोटिक राइबोसोम, जिसको कह रहे हैं हम 80S राइबोसोम। ठीक, या इसी को हम कह रहे हैं क्या, यूकैरियोटिक राइबोसोम। ये भी 2 यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसे हम कहते हैं क्या, स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट। ये हो जाएगा स्मॉलर यूनिट और ये हो जाएगा लार्जर यूनिट। इसका जो स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट है ये भी एक दूसरे से किससे जुड़ा होगा, मैग्नीशियम आयन की सहायता से। और अगर इसमें से भी हम मैग्नीशियम आयन को बाहर निकाल लें तो ये भी
कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 3, हेड, प्लेट और तीसरा बेस, और ये 2 पार्ट में लार्जर यूनिट स्टॉक और वैली। कटा नहीं ना? नहीं, ठीक है, इतनी चीज़ें। अब इसका स्मॉलर यूनिट होता है 40s का और इसका स्मॉलर यूनिट होता है 60s का। तो जैसे इसमें से 10 खत्म हो रहा था तो इसमें 40 बच रहा था, तो 40 और 30 कितना हो जा रहा था? 70। वैसे इसमें 20 खत्म हो जाएगा तो 60 में से 40 बचेगा और 40 तो ये है ही, तो 40 कितना हो जाएगा? 80। तो स्मॉलर यूनिट 40s और लार्जर यूनिट 60s। अब ये है राइबोसोम, जो सभी सेल ऑर्गेनेल्स में पाया जाता है। और राइबोसोम का चाहे 70s हो, चाहे 80s, या चाहे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम हो, या चाहे 80s राइबोसोम, इन दोनों राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन या निर्माण करना। तो कोशिका में प्रोटीन के निर्माण करने वाले कोशिकांग को या सेल ऑर्गेनेल्स को हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम, जो प्रोकैरियोटिक सेल में 70s और यूकैरियोटिक सेल में 80s होता है। इसलिए राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है ना? प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है ना? इतनी चीज़ें हो गई, समझ में आ गई। अब जो आरएनए है, इसका पूरा नाम क्या है? राइबोसोमल आरएनए, ठीक। तो राइबोसोमल मतलब वो राइबोसोम में पाया जाएगा। तो सीधे सीधे जो आरएनए है वो हेल्प करता है किसमें? प्रोटीन के बनने में। मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था डीएनए से क्या बनता है? आरएनए, ठीक। और आरएनए से क्या बनते हैं? प्रोटीन, ठीक। तो जो डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो आरएनए से प्रोटीन के बनने में हेल्प करेगा कौन सा? आरएनए। तो तीनों प्रकार के जो आरएनए बनते थे, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए, उसमें से केवल आरएनए बनने किसके बनने में हेल्प करेगा? प्रोटीन के। तो ये क्रिया आपको समझ में आ गई। और सीधे सीधे कह रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें आरएनए की संख्या कितनी होगी? 15 से 17,000, जिसे 70s राइबोसोम कहेंगे। और जो यूकैरियोटिक सेल होगा उसमें आरएनए की संख्या लाखों में होती है। दूसरा, मैं आपको यूनिट की बात कर रहा था, तो जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम हो या यूकैरियोटिक राइबोसोम हो, उसको मेजर करने का जो काम करता है उस यूनिट को मैं कहता हूं, मैं नहीं मतलब कहा जाता है, उसे कहा जाता है सेवर्ड बर्ग यूनिट, ठीक। और आरएनए में इसके 3 यूनिट पाए जाते हैं। एक को कहते हैं 5s, एक को कहते हैं 16s और एक को कहते हैं 23s, ठीक। जो 5s होता है इसमें 120 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। जो 16s होता है उसमें 1542 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। और जो 23s होता है उसमें आई थिंक नहीं, क्लियर ही होगा, 2904 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड डीएनए जब मैं आप लोगों को रासायनिक संरचना अच्छे से पढ़ाऊंगा तो उसमें समझा दूंगा। तो सेवर्ड बर्ग यूनिट क्या है? राइबोसोम को मेजर करने की यूनिट। तो जो 70s राइबोसोम होता है, ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है या यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है, उसमें जो आरएनए है उसके कितने यूनिट होते हैं? 3, 5s, 16s और 23s। 5s जो होता है उसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या कितनी है? 120। और जो 16s है उसमें 1542 और 23s जो है उसमें 2904 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से होते हैं राइबोसोम आरएनए। और कुल आरएनए का कहने का मतलब जो तीनों टाइप के आरएनए थे, उन तीनों टाइप के आरएनए का लगभग 80 से 90% भाग अगर पूछ रहा है कौन ग्रहण करता है, तो वो कौन यूज करता है? तो वो करता है आरएनए, ठीक है ना, पूरी तरीके से। तो आरएनए के बारे में इतनी जानकारी आपको क्लियर हो गई। सीधे क्या कि जो आरएनए है उसे हम क्या कहते हैं? राइबोसोमल आरएनए। प्रोकैरियोटिक सेल में इसकी संख्या कितनी होती है? 1500 से 15,000 से 17,000। यूकैरियोटिक सेल में इसकी संख्या कितनी होती है? लाखों में। इसको मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज की जाती है उसे कहते हैं क्या? सेवर्ड बर्ग यूनिट। जो कितने टाइप के होते हैं आरएनए में? 3 टाइप के, 5s, 16s, 23s। 5s में जो न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है वो क्या होती है? 120। और 16s में जो होती है 1542 और 23s में जो होती है 2904। दूसरा, राइबोसोम कितने टाइप के होते हैं? 2, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को कहेंगे 70s राइबोसोम और यूकैरियोटिक राइबोसोम को कहेंगे हम 80s राइबोसोम।
प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम है 70S वो 2 यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसका स्मॉलर यूनिट 30S और लार्जर यूनिट 50S, जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो भी 2 यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसका स्मॉलर यूनिट 40S और लार्जर यूनिट 60S होता है। और यह दोनों यूनिट चाहे स्मॉलर हो या लार्जर हो, चाहे प्रोकैरियोटिक के हो चाहे यूकैरियोटिक के हो, वो किसके द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, तो वो दोनों जुड़े होते हैं मैग्नीशियम आयन की सहायता से। यदि इस मैग्नीशियम आयन को हम एक दूसरे से बाहर निकाल लेते हैं तो स्मॉलर यूनिट लार्जर यूनिट से एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, जिसमें स्मॉलर यूनिट 3 पार्ट में डिवाइड होता है जिसे हेड, प्लेट और बेस कहते हैं, जबकि लार्जर यूनिट 2 पार्ट में डिवाइड होता है जिसे स्टॉक और वैली कहते हैं। इतनी चीज़ें हम लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गई। और आरएनए हेल्प करता है किसमें, प्रोटीन के बनने में। कब, जब डीएनए से आरएनए बना और आरएनए से प्रोटीन बना, मतलब ट्रांसलेशन की क्रिया में, क्योंकि आरएनए से प्रोटीन बनने को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक, पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं आ रहा हूँ किस पे, एमआरएनए पे। ठीक, उसके लिए मुझे इसे मिटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं पूरी तरीके से क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा। पीछे थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी तो मेरे बड़े भाई साहब हैं, उनकी बेटी है, वो थोड़ी ज़्यादा हंस रही है। ठीक, तो चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग किस पे, एमआरएनए पे। एमआरएनए या इसे पूरा कहेंगे मैसेंजर आरएनए, या इसी को हिंदी में कहेंगे हम लोग संदेश वाहक आरएनए, मतलब जो सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह क्या करेगा, ले जाएगा। ठीक है ना। देखो, जो हम लोग राइबोसोम बनाए थे वो अगर सिंगल अकेले हैं, ठीक, ये स्मॉलर यूनिट मान लिया जाए और ये लार्जर यूनिट मान लिया जाए। ठीक, ये हो गया स्मॉलर यूनिट और ये हो गया लार्जर यूनिट। तो ये हो गया क्या, एक राइबोसोम का मॉलिक्यूल। ठीक, अब बहुत सारे राइबोसोम स्मॉलर हैं और लार्जर हैं। ठीक, एक जगह क्या है, इकट्ठा है। तो ये जब एक जगह इकट्ठा होंगे तो इनके ग्रुप को कहते हैं फ्री राइबोसोम। ठीक, इतनी चीज़ें। दूसरा, बहुत सारे राइबोसोम एक जगह इकट्ठा हैं, ठीक, पर वो एक धागे नुमा संरचना से क्या हो रहे हैं, जुड़े हुए हैं। तो इस संरचना को हम कहते हैं पॉली का मतलब होता है अधिक, राइबोसोम। तो बहुत सारे राइबोसोम जगह इकट्ठे हों और एक धागे नुमा संरचना से जुड़े हों तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीराइबोसोम। और ये जो धागे नुमा संरचना है, इस धागे नुमा संरचना को ही हम क्या कहते हैं, एमआरएनए। ठीक, इतनी चीज़ें समझ में आई। अकेले है राइबोसोम, बहुत सारे इकट्ठे हैं पर आपस में जुड़े नहीं हैं, फ्री राइबोसोम, और बहुत सारे इकट्ठे हैं और आपस में एक दूसरे से धागे नुमा संरचना से जुड़े हैं तो इसे कहेंगे क्या, पॉलीराइबोसोम। और जिस धागे नुमा संरचना से जुड़े होंगे उसे कहेंगे हम क्या, एमआरएनए। अब कुछ चीज़ें मैं इसके बारे में यहाँ लिख दे रहा हूँ, पहले फिर समझा रहा हूँ। एमआरएनए की संरचना के बारे में सबसे पहले 1961 में जैकब तथा मोनाड, MONOD, 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। ठीक है ना। यह कुल आरएनए का लगभग 2% भाग ग्रहण करता है। ठीक है ना। टोटल आरएनए का कितना प्रतिशत भाग ग्रहण करता है, 2% भाग ग्रहण करता है। ठीक है ना। अब देखो, मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ आपको, एक लाइन मैं यहाँ लिख लूँ कि डीएनए से बना क्या, आरएनए, और आरएनए से बना क्या, प्रोटीन। तो आरएनए से प्रोटीन बनने को क्या कह रहे थे, ट्रांसलेशन या अनुवादन, और डीएनए से आरएनए बनने को क्या कह रहे हो, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन, या इसको मैं कह रहा हूँ अनुवादन। ठीक है ना। इतनी चीज़ें पूरी तरीके से आपको क्या होगी, समझ में आ गई होंगी। अब समझाने की कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि डीएनए से बना आरएनए, तो आरएनए तो तीनों टाइप का बना होगा, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए।
तो अभी मैं tRNA की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं केवल rRNA और mRNA की बात कर रहा हूँ। तो rRNA राइबोसोमल RNA है जो राइबोसोम में होगा, जो प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन के बनने में हेल्प करेगा, ठीक है ना, ट्रांसलेशन की क्रिया के समय। लेकिन जो प्रोटीन सिंथेसिस rRNA से होगा, उसके बनने के लिए जो सूचनाएं होंगी या कोड होंगे या जीन होंगे, वो किस में होंगे, mRNA में, मैसेंजर RNA में। मतलब सेल को अगर प्रोटीन की ज़रूरत है तो वो सूचनाएं rRNA को कौन देगा, mRNA की, हमें प्रोटीन की ज़रूरत है, आप बनाइए इसे। तो mRNA को मैसेंजर RNA इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें rRNA द्वारा प्रोटीन के बनने की क्या पाई जाती हैं, सूचनाएं पाई जाती हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मैसेंजर RNA। और जो सूचनाएं होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जीन, और जीन को ही हम क्या कहते हैं, सिस्ट्रान। तो सिस्ट्रान RNA के वह खंड होते हैं जिसमें rRNA द्वारा प्रोटीन के बनने की क्या पाई जाती हैं, सूचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है ना। कितनी चीज़ें हो गई किसके बारे में, mRNA के बारे में। तो mRNA के बारे में 1961 में जैकब तथा मोरान ने बताया था। यह कुल RNA का 2% भाग ग्रहण करता है। ये 3 संरचनाओं में पाया जाता है, जो अकेले होगा तो राइबोसोम, ग्रुप में होगा पर आपस में जुड़ा नहीं होगा तो फ्री राइबोसोम, और ग्रुप में इकट्ठा होगा और एक धागेनुमा संरचना से जुड़ा होगा तो उसे कहेंगे पॉलीराइबोसोम। और यह तीनों संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करती हैं, जिसमें हेल्प करता है कौन, mRNA। और mRNA की ही सहायता से पॉलीराइबोसोम का निर्माण होता है। mRNA क्या करता है, वो सूचनाएं ग्रहण किए हुए होता है, जिसे सिस्ट्रान या जीन कहते हैं, जो ट्रांसलेशन की क्रिया में rRNA से प्रोटीन के बनने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। और कुल RNA का हेल्प ग्रहण करता है कितना, 2% भाग। तो मुझे सिर्फ 2 टॉपिक आज समझाने थे, एक mRNA और एक rRNA। tRNA में थोड़ा स्ट्रक्चर है, 4 भुजाएं हैं, कुछ वेरिएबल आर्म्स भी हैं, उसको भी समझानी पड़ेंगे, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ऐसे लिखते जाइए, बनाते जाइए, क्योंकि जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो मैं ऐसे ही फिगर बना के आपको थियरी इसमें क्या हेडिंग पड़ेगी, कितना लिखना है, ये सब समझाने की कोशिश करूँगा। तो जितने भी लेक्चर मैंने अभी तक लिए हैं, पहले चैप्टर से रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से, हर लेक्चर का अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 जो भी लेक्चर हुए हैं, उतने लेक्चर में से आप एक एक पेज पे भी लिखेंगे तो मतलब 50 पेज का हुआ है अभी तक। एक टॉपिक एक क्या बोलते हैं, आंसर, एक टॉपिक एक आंसर, एक टॉपिक एक आंसर, ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे पेज वाइज लिखे रहिए, ताकि आगे चल के आपको क्या करेगा, ये काम देगा कि rRNA पर टिप्पणी लिखिए, mRNA पर टिप्पणी लिखिए, इस तरीके से। तो चलिए, आप लोगों को पढ़ा के काफ़ी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लग रहा है, चैनल भी अच्छे से चल रहा है धीरे धीरे। रोज़ 8-2 जो भी चाहे कह रहे हैं, 5-6 मिनिमम नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं। बस आप इसको ऐसे ही प्यार देते रहिए, फिर मिलते हैं। चलिए ठीक है, हैव अ नाइस डे।